Hello friends, my name is Yogesh Vaheja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, लास्ट 3 वीडियोस से हमने चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट के लिए टैक्स ऑडिट सीरीज स्टार्ट की थी। उस सीरीज़ के फर्स्ट 3 पार्ट्स में हमने आपको 1 बाय 1 बताया था, जिसमें कि पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि 10B एंड 10BB की एप्लीकेबिलिटी किस पे होगी, उसकी ड्यू डेट क्या होगी। पार्ट नंबर 2 ऑफ वीडियो बुलेटिन जो टैक्स ऑडिट सीरीज का था, उसमें हमने आपको बताया था फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इन 10BB और उसके अनेक्शर के क्लोज 1 to 11 की डिटेल्ड डिस्कशन के बारे में बताया था आपको। जो पार्ट 3 ऑफ द वीडियो बुलेटिन था हमारा टैक्स ऑडिट सीरीज का, उसमें क्लोज 12 to 32 की हमने डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग की थी। सो फॉर्म 10BB की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ अवर वीडियो बुलेटिन से मिल जाएगी। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म 10B। फॉर्म 10B फॉर्म 10BB का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, क्योंकि बिग ट्रस्ट पे फॉर्म 10B लगेगा और स्मॉल ट्रस्ट पे फॉर्म 10BB लगेगा। जब हम स्मॉल ट्रस्ट बोलते हैं तो हमारा कहने का वे ये होता है कि 10BB उन चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट पे लगेगा जिनकी ग्रॉस रिसीट विदाउट गिविंग एग्जेम्पशन ऑफ 11 एंड 12 5 करोड़ रुपए से कम है, जिनको कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मिला है और उन्होंने कोई भी आउटसाइड इंडिया एप्लीकेशन भी नहीं की है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हम फॉर्म 10BB में उसकी ऑडिट रिपोर्ट देते हैं। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा की ग्रॉस रिसीट हैं या फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी मिला है कुछ, या एप्लीकेशन भी किया आउटसाइड इंडिया उस ट्रस्ट ने, उस केस में हम फॉर्म 10B देते हैं। सो फॉर्म 10B की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के 10BB की अंडरस्टैंडिंग भी लेनी होगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम ओनली 10B के एक्सट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे। मींस बाकी सब क्लोजेस तो जो फॉर्म 10BB के हैं वो क्लोजेस एज इट इज सब्जेक्ट टू स्लाइट मॉडिफिकेशंस फॉर्म 10B में भी लाए गए हैं। सो अगर आप 10BB के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, सो फॉर्म 10B की ये वीडियो देखने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म 10B की अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे। सो अगर हम फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं, जो हमने पार्ट 2 में बात की थी, फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 10B का एंड 10BB का एग्जैक्टली सेम है। आप उसमें भी बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड ओपिनियन देते थे, इसमें भी बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड ओपिनियन देंगे। उसमें भी आप बैलेंस शीट एंड P&L के स्टेट ऑफ अफेयर्स और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में ओपिनियन देते थे, यहां भी आप सेम ओपिनियन देंगे। और साथ साथ आप एक अनेक्शर देते थे 32 क्लोजेस का वहां पे, जिसके बारे में आप बताते थे कि 10BB में जो अनेक्शर दिया गया है दैट इज ट्रू एंड करेक्ट। ऐसा अनेक्शर यहां 10B में भी दिया गया है और उस 10B में भी उसकी ओपिनियन आप उसी ऑडिट रिपोर्ट में देंगे। मींस अगर आप पार्ट 2 ऑफ द वीडियो बुलेटिन में ऑडिट रिपोर्ट की अंडरस्टैंडिंग 10BB वाले फॉर्म की ले लेते हैं, सो 10B की अंडरस्टैंडिंग भी आपको ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो डिफरेंस क्या है 10B एंड 10BB में? सबसे पहले तो एप्लीकेबिलिटी का डिफरेंस है, जो आपने समझ लिया कि 5 करोड़ से ऊपर वाली ट्रस्ट पे फॉर्म 10B लगेगा और 5 करोड़ से नीचे की ट्रस्ट पे फॉर्म 10BB लगेगा। फॉर्म 10BB में 32 क्लोजेस थे, फॉर्म 10B में 49 क्लोजेस हैं। सो 17 क्लोजेस ज्यादा हैं। सो ये सभी 17 क्लोजेस सिर्फ उसी के नहीं है जहां जहां फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन एप्लीकेशन है, बल्कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन एप्लीकेशन का क्लोज तो 10BB में भी था, जिसको हमने जीरो करके छोड़ देना था। 10B के अंदर कुछ चीजें डिटेल में मांगी गई हैं, जिससे रिलेटेड 18 क्लोजेस एक्स्ट्रा किए गए हैं। अब आप कहेंगे 32 क्लोजेस वहां थे, 18 क्लोजेस आप कह रहे हैं एडिशन हो गया, तो ये तो 50 क्लोजेस बनते हैं। तो फॉर्म 10B में 49 क्लोजेस कैसे हैं? एक क्लोज को अदर क्लोज में मर्ज कर दिया गया है। मींस अब हम 10BB में जो 2 रिपोर्टिंग्स अलग अलग क्लोज में करते थे, उसको सिंगल क्लोज में करेंगे। इट मींस 32 क्लोजेस 10BB वाले एज इट इज सब्जेक्ट टू स्लाइट मॉडिफिकेशंस, -1 क्लोज जो क्लोज एड ऑन हो गया है किसी अदर क्लोज में, प्लस 18 न्यू क्लोजेस। ये है हमारी डिस्कशन 49 क्लोज की फॉर्म 10B की। सो 10BB के 32 क्लोजेस के लिए आप पार्ट 1, 2 और 3 देखिए, जिन तीनों पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे उन 18 क्लोजेस की जो फॉर्म 10B के अंदर अनेक्शर में आपको देने हैं। अगर आप हमारे स्नैपशॉट को देखेंगे तो स्नैपशॉट में जो येलो हाईलाइटेड क्लोज है वो सब न्यू क्लोजेस हैं, और जो व्हाइट कलर के क्लोजेस हैं
वो सब क्लोजेज एज इट इज हैं सब्जेक्ट टू स्लाइड मॉडिफिकेशंस, जैसा हमने फॉर्म 10BB में बात किया था। इट मींस जो बेसिक डिटेल्स लीगल और एज इट इज आप वाइट क्लोजेज जितने भी देख रहे हैं वो सभी क्लोजेज एज इट इज जो 10BB में आपने डिस्कशन की थी तो 10B में भी सेम डिस्कशन एप्लीकेबल होगी। इट मींस ओनली क्लोज नंबर तो चेंज हो सकता है लेकिन डिस्कशन बिल्कुल सेम है। तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखेंगे तो पार्ट 4 में आपको ये वाइट क्लोजेस दोबारा से अंडरस्टैंड नहीं करने हैं, उनकी रिपोर्टिंग वैसे ही होगी जैसी हमने पार्ट 1, 2 और 3 में देखी थी। सो अब हम बात करेंगे जितने भी येलो हाईलाइटेड क्लोजेस हैं। सो अगर हम जनरल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसमें 9 न्यू क्लोजेस ऐड किए गए हैं अगर हम 10BB विज़ 10B देखते हैं तो। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम में एक क्लोज को मर्ज कर दिया गया है। आपको याद होगा हम 10BD में ना दिखाई गई डोनेशन को, एनोनिमस डोनेशन को, दोनों को हम अलग अलग दिखाते थे क्योंकि फॉर्म 10BD में हमें पैन और आधार के बेसिस पे डोनी की डिटेल्स वाइज सब डिटेल दिखानी होती हैं और नोट 10BD वाली वही तो होगी। अगर हम फॉर्म 10BD में बात करें सो नॉन फॉर्म 10BD वाली डोनेशंस वही होंगी जो अनोनिमस डोनेशन होंगी या रिक्वायर्ड नहीं है। सो गवर्नमेंट ने क्या किया कि फॉर्म 10B में क्लोजेस बढ़ ना जाएं, इसलिए नॉन फॉर्म 10BD वाली डोनेशन में ही एनोनिमस डोनेशन को जोड़ दिया। 10BB में हम दोनों को अलग अलग दिखाते थे। सो वो सिंगल क्लोज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम में मर्ज हो गया है। अदर रिपोर्टेबल क्लोज में भी 9 न्यू क्लोजेस ऐड हुए हैं। सो 9 जनरल इंफॉर्मेशन में, 9 अदर रिपोर्टेबल क्लोज में, -1 मर्ज्ड इन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। सो 18 न्यू क्लोजेस की हमने डिस्कशन करनी है। मींस 49 वहां थे, 32 यहां हैं, तो 32 -1 + 18 49 क्लोजेस फॉर्म 10B के हैं। एडिशनल क्लोजेस इन फॉर्म 10BD। अब हम बात करते हैं कौन कौन से 18 क्लोजेस नए हैं जो फॉर्म 10BB में तो नहीं थे लेकिन फॉर्म 10B में हैं। सबसे पहले क्लोज नंबर 9 रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। अगर आपने ITR 7 फाइल की हो तो बिल्कुल सेम क्लोज हमें अपनी ITR की जनरल इंफॉर्मेशन में भी रिपोर्ट करना होता है। दिस इज मियर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। अब देखिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पे पूछा जाना तो वैसे 11 और 12 का चाहिए लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे 11, 12 और 1023C के साथ साथ आपसे 80G5 का भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे पूछा है। सो यहाँ पे आपको अपने जितने भी रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपने लिए हुए हैं सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 1023C और 80G से रिलेटेड उन सब रजिस्ट्रेशंस की डिटेल यहाँ पे आपको दिखानी है। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया और उसके बाद उसे आपने फाइनल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करा लिया क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन कॉन्टिन्यूस रजिस्ट्रेशन है, सो उस केस में गवर्नमेंट हमें बोलती है कि आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अलग से ना दिखाइए, सीधा हमें फाइनल रजिस्ट्रेशन की डिटेल दे दीजिए। लेकिन 80G का रजिस्ट्रेशन हमें स्पेशली अलग से दिखाना पड़ेगा, सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। 11, 12 का रजिस्ट्रेशन हमें अलग से दिखाना पड़ेगा। सो डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशंस, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशंस, अप्रूवल और प्रोविजनल अप्रूवल और नोटिफिकेशन ऑफ द ऑडिटी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। सो सभी रजिस्ट्रेशंस की डिटेल हमें यहाँ पे देनी है। हाउएवर where the auditee has got the registration after provisional registration, details of provisional registration need not be provided. So provisional अगर आपका फाइनल में कन्वर्ट हुआ है सो उस केस में आप फाइनल रजिस्ट्रेशन की डिटेल ही देंगे। सो सेक्शन बताना है कि कौन से सेक्शन के अंदर आप रजिस्टर्ड हैं, मींस 11, 12, 1023C, 80G। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन किस दिन आया है, रजिस्ट्रेशन का URN क्या है। अगर आप अपने फॉर्म निकाल के देखेंगे जिन फॉर्म्स में आपको रजिस्ट्रेशन मिला है, अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन के फॉर्म निकाल के देखेंगे तो आपको उसमें एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा। वही यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। कौन सी अथॉरिटी ने आपको रजिस्ट्रेशन दिया है और कौन सी डेट से वो रजिस्ट्रेशन अफेक्टिव है। एक है किस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिला, जो पहले वाली डेट कॉलम 2 में दिखानी है हमने। कॉलम 5 में हमने दिखानी है कि किस दिन से वो रजिस्ट्रेशन अफेक्टिव है। सो क्लोज 9 के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ही देनी है। आपको याद हो 10BB में भी हमें रजिस्ट्रेशन की डिटेल तो नहीं देनी थी लेकिन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पे फाइनल रजिस्ट्रेशन की डिटेल को पकड़ने के लिए हमने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड एक क्लोज देखा था। वैसा क्लोज यहां भी है, सेम टू सेम, वो तो आपने देना ही देना है। प्लस में एडिशनली आपको रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर्स भी देने हैं सेक्शन 11 एंड 12, 1023C, 80G के।
उसके बाद है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्लोजेस। सो क्लोज 11 में आपको बताना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स में आप डील करते हो। आप योगा में डील करते हो, एडवांसमेंट इन जनरल पब्लिक यूटिलिटी में डील करते हो, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एजुकेशन, रिलीफ ऑफ पुअर, मेडिकल, आप जोन जोन से ऑब्जेक्ट्स में भी एज पर योर ट्रस्ट डीड, एज पर आपके एमओए जिस जिस ऑब्जेक्ट्स में आप डील करते हो वो सब ऑब्जेक्ट्स का यहां पे नोट देंगे आप कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं आपके। योगा है तो योगा को चूज करेंगे, रिलीफ ऑफ पुअर है तो उसको चूज करेंगे, मेडिकल, रिलीफ ऑफ पुअर, उन सबको आपने यहां पे चूज करना है। क्लोज नंबर 12 वहां पे आपको बताना है क्लोज 12(1) में whether the oddity being a trust or institution has adopted or undertaken modification of the object which do not conform to the conditions of registration। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो वहां पे अपने ऑब्जेक्ट्स बताते हैं कि आप किस चीज के काम के लिए लगे हुए हैं। सेक्शन 2 क्लोज 15 के कौन से ऑब्जेक्ट्स के लिए, कौन से पर्पसेस के लिए आपने ये ट्रस्ट या कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, आपको ये बताना पड़ता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन में बताए गए पर्पसेस से, ऑब्जेक्ट से अलावा किसी ऑब्जेक्ट में डील करना चाहते हैं सो आपको उन ऑब्जेक्ट्स को रजिस्टर कराना पड़ता है कमिश्नर के पास विद इन 30 डेज के अंदर अंदर। सो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट्स बताए ऑडिटी के, उसके बाद आपने बताया क्या कोई मॉडिफिकेशन किया गया है जो रजिस्ट्रेशन की कंडीशन के हिसाब से नहीं है। अगर कंडीशन के हिसाब से नहीं है तो आपको अलग से उन ऑब्जेक्ट्स को रजिस्टर कराना पड़ता है। सो डेट ऑफ सच मॉडिफिकेशन, आपने मॉडिफिकेशन कब की है। वेदर एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन मेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 30 डेज, क्या 30 डेज के अंदर आपने उन ऑब्जेक्ट्स को रजिस्टर करा लिया है। इफ यस देन फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। सो जो आपने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगाई है उससे रिलेटेड आपको ये सब डिटेल्स इस टेबल वाली देनी है। सो क्लोज नंबर 9 रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, 11 एंड 12 में आपको ऑब्जेक्ट्स एंड मॉडिफिकेशन देयरऑफ के बारे में बताना है। क्लोज 15 एडिशनल क्लोज 15, क्योंकि 13 14 तो अलग से क्लोज होंगे जो सेम क्लोजेज हैं जो 10BB में भी थे। क्लोज नंबर 15 एंड 16 इज फॉर एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। सेक्शन 2 क्लोज 15 में कुछ तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं चैरिटेबल एंड रिलीजियस के लिए। कुछ सेक्शन 215 में बोला गया है कि एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी को भी हम मान लेंगे कि आप चैरिटेबल एक्टिविटीज में ही वो पैसा लगा रहे हैं, लेकिन आपको कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। सेक्शन 2 क्लोज 15 में जो एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में आप लेते हैं उसमें अगर आप एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी की एक्टिविटीज में अगर आप कुछ बिजनेस भी अंडरटेक कर रहे हैं सो वो बिजनेस पहले तो आपका एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के इंसिडेंटल में होना चाहिए एंड उस बिजनेस से रिलेटेड टोटल रिसीट का 20% से ज्यादा बिजनेस एक्टिविटी के लिए नहीं होना चाहिए। मींस अगर आप एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी आपका ऑब्जेक्ट है सो उस केस में अगर आप कोई भी बिजनेस एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के इंसिडेंटल में करते हैं सो आपको अलाउड है, लेकिन आपकी रिसीट्स उससे टोटल ट्रस्ट के रिसीट के 20% से ज्यादा नहीं हो सकती, अदरवाइज आपका ये रजिस्ट्रेशन जीपीयू के लिए नहीं माना जाएगा। सेम चीज हमें यहां पे रिपोर्ट करनी है क्लोज 15 और 16 में। सो इन क्लोज 15 it is asking for where in any of the projects institution run by the auditee one of the charitable purpose is advancement of other general public utility। हम general public utility को GPU बोल सकते हैं। yes, so where in any of the projects institution run by the auditor, क्या कोई charitable purpose GPU है। if yes then whether any activity is being carried out by the auditee which is in the nature of trade commerce, क्या कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की जा रही है। ए में गुड्स की बात की गई है और डी में सर्विसेज की बात की गई है। मींस अगर आप एडवांसमेंट ऑफ जीपीयू की एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, क्या आप कोई बिजनेस इन द नेचर ऑफ ट्रेड कॉमर्स सर्विसेज भी कैरी आउट कर रहे हैं। इफ यस देन परसेंटेज ऑफ रिसीट फ्रॉम सच एक्टिविटी। सो कितनी रिसीट है आपकी उस एक्टिविटीज से। सो जितनी भी परसेंटेज ऑफ रिसीट्स है टोटल रिसीट का उसको आपको यहां दिखाना है। अगर आप यहां 20% से ज्यादा दिखाएंगे इट मींस आप वायलेशन कर रहे हैं। अगर 20% से कम दिखाएंगे इट मींस दैट इज अंडर द लिमिट
अलाउड बाय द गवर्नमेंट। सो बी में आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड दिखाना है, ई में आपको सर्विसेज से रिलेटेड दिखाना है, सी एंड एफ में आपको बताना है वेदर सच एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस और सर्विस इज अंडरटेकन इन द कोर्स ऑफ एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ जीपीओ। सो जो सेक्शन 2 क्लोज 15 के प्रोविजो की कंडीशंस हैं कि आपका जो बिजनेस है दैट बिजनेस शैल बी इंसिडेंटल, और उस बिजनेस के रिसीट टोटल रिसीट के 20% से ज्यादा भी नहीं हो सकती, उन सभी पॉइंट्स को क्लोज 15 में गुड्स के लिए ए बी सी में और सर्विसेज के लिए डी ई एफ में आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एज अ ऑडिटर। क्लोज 16, इफ ए एंड डी इन 15 इज यस, मींस अगर आप कुछ एक्टिविटी बिजनेस से रिलेटेड कर रहे हैं, द एग्रीगेट एनुअल रिसीट फ्रॉम सच एक्टिविटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट और इंस्टीट्यूशन। सो उस प्रोजेक्ट और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जितनी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं उसकी एग्रीगेट अमाउंट को आप यहां पे शो करेंगे, जिससे कि गवर्नमेंट देख ले कि 20% की लिमिट के अंदर वो है या नहीं है। सो 15 एंड 16 इज फॉर एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। नेक्स्ट इज क्लोज 17, दैट इज फॉर बिजनेस अंडरटेकिंग। देखिए सेक्शन 11 सबसेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हमें बोलता है कि अगर कि उस ट्रस्ट किसी ट्रस्ट की कोई बिजनेस अंडरटेकिंग भी है, सो उस केस में वो बिजनेस अंडरटेकिंग की इनकम को भी, अगर वो बिजनेस अंडरटेकिंग इंसिडेंटल टू ट्रस्ट ऑब्जेक्ट है, सो उस केस के अंदर उस बिजनेस अंडरटेकिंग की इनकम को भी ट्रस्ट की इनकम में जोड़ के घटा दिया जाएगा, ये मानते हुए कि वो ट्रस्ट की ही इनकम है, मींस उसे प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट में ही मान लिया जाएगा। लेकिन सेक्शन 11 सबसेक्शन 4 में बोलता है कि अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि उस बिजनेस अंडरटेकिंग की एक्चुअल इनकम ट्रस्ट द्वारा बताई गई इनकम से ज्यादा है, सो जितनी भी एक्सेस इनकम उस बिजनेस अंडरटेकिंग की है उसको नॉन चैरिटेबल नॉन रिलीजियस पर्पस के लिए मान लिया जाएगा। मींस सेक्शन 11 सबसेक्शन 4 असेसिंग ऑफिसर को यह राइट देता है कि वो एक्सेस इनकम को चाहे तो नॉन चैरिटेबल और नॉन रिलीजियस पर्पस के लिए मान ले, क्योंकि ट्रस्ट ने उसकी इनकम कम रिपोर्ट की है, हालांकि बिजनेस अंडरटेकिंग की एक्चुअल इनकम ज्यादा है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉर्म 10B में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑडिटर को दे दी है। मींस असेसिंग ऑफिसर ने जो एक्सेस इनकम बिजनेस अंडरटेकिंग की चेक करनी थी वो भी अब ऑडिटर को चेक करके यहां रिपोर्ट करनी पड़ेगी। सो वेदर द ऑडिटी हैज एनी बिजनेस अंडरटेकिंग, क्या ऑडिटी की मींस उस ट्रस्ट की, इंस्टीट्यूशन की, कंपनी की कोई बिजनेस अंडरटेकिंग है, सो बताना पड़ेगा उस बिजनेस अंडरटेकिंग का नेचर, उसका बिजनेस कोड, वेदर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन्ड फॉर बिजनेस अंडरटेकिंग और नॉट। आपको पता है कि जो भी बिजनेस हम कैरी आउट करते हैं अंडर ट्रस्ट उसकी सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें मेंटेन करनी पड़ती हैं, तभी उस बिजनेस की अलग से इनकम नहीं निकल सकती है, नहीं तो वो इनकम कंसोलिडेट हो जाएगी तो पता कैसे लगेगा कि बिजनेस की इनकम कितनी है। सो बिजनेस की जितनी भी इनकम है उसके सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। सो इनकम फ्रॉम द बिजनेस अंडरटेकिंग फॉर द प्रीवियस ईयर विच इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ द ऑडिटी, और ई में आपको बताना पड़ेगा एक्सेस इनकम के बारे में। सो इनकम फ्रॉम द बिजनेस अंडरटेकिंग फॉर द प्रीवियस year which is to be included in the total income of the auditee। so clause D and E में आप बताएंगे कितनी इनकम ट्रस्ट की इनकम है और कितनी इनकम नॉन चैरिटेबल पर्पस के लिए इनकम है। मींस आपको असेसिंग ऑफिसर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट के टाइम पे ही दे दी गई है, अब सब चीजें आपको ही बतानी है गवर्नमेंट को। बिजनेस इंसिडेंटल टू ऑब्जेक्ट्स, तो पहले हमने बात की थी एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी से ओनली, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी बिजनेस इंसिडेंटल टू ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसी चैरिटेबल एंटिटी, रिलीजियस एंटिटी करती है जो कि रिलीफ ऑफ पुअर में लगी हुई है, मेडिकल रिलीफ के लिए लगी हुई है, या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी स्पेसिफाई की गई हैं चैरिटेबल एक्टिविटीज उसमें लगी हुई है। सो क्लोज 18(1) में हमें बताना पड़ेगा वेदर द ऑडिटी हैज एनी इनकम बीइंग प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम एनी बिजनेस अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ 11। क्या हम कोई इंसिडेंटल बिजनेस भी रन करते हैं अपनी चैरिटेबल एक्टिविटीज के साथ? इफ यस देन हमें बिजनेस का नेचर बताना पड़ेगा, कोड बताना पड़ेगा, क्या सेपरेट बुक्स मेंटेन है या नहीं है, क्या वो बिजनेस इंसिडेंटल फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, और कितना प्रॉफिट एंड गेन उस बिजनेस से हमें हुआ है। सो 17 में एक सेपरेट लीगल एंटिटी मींस बिजनेस अंडरटेकिंग की बात हो रही है। 18 में वो बिजनेस हम अपने साथ ही रन कर रहे हैं अपनी ट्रस्ट में।
सो 18 नंबर क्लोज के अंदर हम इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स के इंसिडेंटल बिजनेस की बात कर रहे हैं। क्लोज 19 टीडीएस ऑन रिसीट मींस ट्रस्ट की इनकम पे टीडीएस कितना काटा गया है। यहां पे टीडीएस की डिडक्शन वो नहीं है जो हमने काटा है एक्सपेंसेस पे। टीडीएस ऑन रिसीट मींस कि ट्रस्ट की इनकम पे कितना टीडीएस काटा गया है। सो गवर्नमेंट आपको यहां पूछना चाहती है कि कितना टीडीएस बिजनेस से रिलेटेड है, कितना सर्विसेज से रिलेटेड है, कितना अदर से रिलेटेड है। यहां से भी तो गवर्नमेंट को ये पता लगेगा कि क्या बिजनेस एक्टिविटीज आप रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, साथ साथ उसकी सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो इस केस में आपको कंप्लीट डिटेल देनी है। सो ये डिटेल आपके फॉर्म 26AS या AIS से आ जाएगी, लेकिन आपको उस डिटेल्स में ये कॉलम अलग से डालने पड़ेंगे कि कितनी इनकम ट्रेड से रिलेटेड आपको मिली है, मतलब कितना टीडीएस आपका ट्रेड कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड कटा है, कितना सर्विसेज से रिलेटेड कटा है और कितना अदर से रिलेटेड कटा है। उसके बाद इनकम इन कॉलम 7 और 8 विच इज फ्रॉम बिजनेस इंसिडेंटल टू अटैचमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मींस 7 में आपने ट्रेड कॉमर्स बिजनेस के बारे में बताया कैटेगरी ऑफ इनकम में, और 8 में आपने सर्विस के बारे में बताया। अब कॉलम नंबर 10 में आपको बताना है कि 7 और 8 में बताई गई इनकम में से कितनी इनकम इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। उससे गवर्नमेंट को पता लगेगा कि कितना टीडीएस ऐसी इनकम पे कटा है जो कि ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से इंसिडेंटल टू ऑब्जेक्ट नहीं किया गया। उसके बाद पूछा गया है कि क्या सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। मींस आपको कॉलम 11 में बताना है कि जितनी इनकम भी आपने इसमें बताई है कॉलम 10 में, उससे रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली मेंटेन किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। मींस जितना आपकी इंसिडेंटल टू ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बिजनेस इनकम है, सिर्फ उसके बारे में आपको बताना है कि सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए हैं या नहीं किए हैं। क्लोज 20 वेदर द प्रोविजंस ऑफ 22nd प्रोविजन टू 1023C और सेक्शन 1310 आर एप्लीकेबल। बिल्कुल सेम क्लोज सेक्शन 39 में भी है, लेकिन क्लोज 39 डिटेल्ड वर्जन है, इसलिए ये एक डुप्लीकेट क्लोज है फॉर्म 10B में। सो इसकी डिस्कशन अभी हम क्लोज 39 में करेंगे नीचे चल के। क्लोज 35 इज फॉर अदर इनकम। सो अदर इनकम में क्या क्या चीजें हमें रिपोर्ट करनी है। अदर इनकम के ए में हमें पूछ रहा है वेदर द ऑडिटी हैज एनी इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 12(2). सेक्शन 12(2) में बोला गया है कि अगर कोई ट्रस्ट एजुकेशन और मेडिकल रिलीफ में लगी हुई है, और सेक्शन 13(3) में स्पेसिफाइड पर्सन, हम बोलते हैं रिलेटेड पर्संस को, अगर मेडिकल और एजुकेशनल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अगर मेडिकल और एजुकेशन फैसिलिटी रिलेटेड पार्टीज को प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या लेस देन रीजनेबल प्राइस, सो जितना उसका रीजनेबल प्राइस बनता है उसे ट्रस्ट की इनकम मान लिया जाता है। सो उसे ही यहां पे अदर इनकम बोला जा रहा है। सब क्लोज नंबर बी में इनकम एज पर एक्सप्लेनेशन 3B टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ सेक्शन 11(1) के एक्सप्लेनेशन 3A की अगर आपने वायलेशन किया तो। ये सेक्शन हमें बोलता क्या है जो हमने 35B में दिखाना है। देखिए, अगर आप अपनी चैरिटेबल एक्टिविटीज के साथ साथ कोई टेंपल, गुरुद्वारा, मॉस्क अगर वो भी आप रन करते हैं, सो उस केस में अगर आपको उस टेंपल के रिपेयर के लिए कुछ पैसे मिले हैं डोनेशन में, सो गवर्नमेंट बोलती है आप उसे अपनी कॉर्पस डोनेशन बना सकते हैं सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि आप उस पैसे को सेक्शन 11(5) के इन्वेस्टमेंट मोड्स के अंदर इन्वेस्ट करके रखेंगे, और जब जब आप रिपेयर कराएंगे अपने टेंपल की, गुरुद्वारा की, सो उस केस में उस पैसे को आप वहां से यूज कर लेंगे। मीन्स हमें पैसा अगर टेंपल की, गुरुद्वारा की रिपेयर के लिए मिला है, सो वो रिपेयर के लिए मिले पैसे को हम कॉर्पस डोनेशन मान के सीधा सीधा एग्जाम्प्ट बोल सकते हैं, लेकिन हमें वो पैसा रिपेयर के लिए ही फ्यूचर में यूज करना पड़ेगा, और सेक्शन 11(5) के इन्वेस्टमेंट मोड्स के अंदर उसे इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। अब अगर किसी ट्रस्ट ने वायलेशन की, मान लीजिए कोई पैसा टेंपल के रिपेयर के लिए मिला और हमने उसे टेंपल के किसी अदर पर्पस के लिए यूज कर लिया, सो उस केस में सेक्शन की वायलेशन हो जाएगी और उस अमाउंट को आपकी इनकम ट्रीट कर लिया जाएगा। ये बोलता है हमें क्लोज सी। क्लोज डी इज इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 11(4). जो सेक्शन 11(4) की बिजनेस अंडरटेकिंग के बारे में अब हम एक्सेस इनकम की बात कर रहे थे, उस एक्सेस इनकम को यहां पे आपको रिपोर्ट करना है। सो एजुकेशन और मेडिकल सर्विस के रीजनेबल अमाउंट से अगर कम पैसे लिए गए हैं तो उसको आप सब क्लोज ए में दिखाएंगे।
टेम्पल के रिपेयर के लिए पैसा लिया गया लेकिन इन्वेस्टमेंट मोड्स में 11.5 के नहीं रखा गया, या फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं लगाया पैसा, सो उस केस के अंदर पर्पस के हिसाब से पैसा नहीं लगाया, तो उसे आप सब क्लोज बी में दिखाएंगे, सब क्लोज सी में दिखाएंगे और सब क्लोज डी में दिखाएंगे आप बिजनेस अंडरटेकिंग एज पर योर मींस। जो एक्सेस इनकम आप दिखा रहे हैं उसे आप यहां पे शो करेंगे डी क्लोज में। क्लोज नंबर 36 इज फॉर कैपिटल एसेट। बोला गया कि अगर कोई ट्रस्ट कोई कैपिटल एसेट अपने पास रखती है, अगर वो कैपिटल एसेट ट्रांसफर करके ट्रस्ट कैपिटल एसेट ही ले लेती है, सो उस केस के अंदर उसे रिलैक्सेशन दी जाएगी और मान लिया जाएगा कि उसने कैपिटल एसेट जो परचेज की है वो उसकी एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। सो हमारा सेक्शन हमें जैसे हम सेक्शन 54 और 50F की डिडक्शंस की बात करते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स के अंदर, ऐसे ही यहाँ पे कैपिटल गेन का फंडा तो लगता नहीं है, इसलिए बोला गया कि अगर आपको कुछ भी कैपिटल गेन्स हुए हैं ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट से रिलेटेड और उसके बदले में आपने कोई कैपिटल एसेट ही परचेज की है, सो उस केस में जितना भी अमाउंट आपने यूज किया है कैपिटल गेन्स का कैपिटल एसेट परचेज करने के लिए, उसे आपकी डीम्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया जाएगा। हो सकता है वो 100% कैपिटल एसेट हम अपने चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए यूज करते हो, सो उस केस में अगर टोटल कंसीडरेशन ही आपने कैपिटल एसेट के लिए अप्लाई कर दिया, सो 100% अमाउंट आपका एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया जाएगा। अगर पार्टली किया है तो पार्टली माना जाएगा। अगर ट्रस्ट को आप प्रपोर्शनेटली चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए यूज करते हैं और प्रपोर्शनेटली नॉन चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज करते हैं, सो प्रपोर्शनेट बेसिस पे आपकी कैपिटल गेन से जो ट्रांसफर किया गया पैसा है उसे प्रोपोर्शनेट बेस पे एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा। सो क्लोज 36 में आपने वही सब डिटेल देनी है। क्लोज 36 के सब क्लोज 1 में आपने बताना है कि क्या होली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट के लिए जो प्रॉपर्टी आप होल्ड करते हैं उसे ट्रांसफर किया गया है और उसका कितना नेट कंसीडरेशन आया है वो आपको बताना है। सब क्लोज 2 में बताना है वेदर डीम्ड एप्लीकेशन इज क्लेम्ड, क्या आपने कंप्लीट पैसा किसी कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट किया जिसे आपने डीम्ड एप्लीकेशन क्लेम कर लिया है। सब क्लोज 3 में आपने पार्ट के केस को, सब क्लोज 4 में पार्ट डीम्ड एप्लीकेशन के केस को रिपोर्ट करना है। सो दिस इज क्लोज 36। क्लोज 38 इज फॉर डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन रिजल्टिंग इन पेमेंट और क्रेडिट इन एक्सेस ऑफ 50 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू अ सिंगल पर्सन। मींस जितना भी पैसा एप्लीकेशन ऑफ इनकम आप मान रहे हैं उसमें से 50 लाख से ज्यादा की पेमेंट आपने किसको की है उसकी डिटेल्स यहां रिपोर्ट करनी है। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे लास्ट में लिखा हुआ आउट ऑफ क्लोज 37। क्लोज 37 सेम क्लोज है जो 10BB में भी था। क्लोज 10BB के अंदर आपको याद हो तो हमने बात किया था कि डिफरेंट सोर्सेज से कितनी इनकम आपने लगाई है। आपने कॉर्पस में से कितना पैसा लगाया, लोन्स एंड बोरोइंग्स में से कितना पैसा लगाया, आपने फॉर्म 10 में एक्यूमुलेट किए गए पैसे में से कितना पैसा लगाया, फॉर्म 9A में एक्यूमुलेट पैसे किए गए पैसे में से कितना पैसा आपने इस बार अप्लाई किया। सो डिफरेंट सोर्सेज से आपने जितना भी पैसा इस बार अप्लाई किया उससे रिलेटेड जिस भी पर्सन को आपने 50 लाख से ज्यादा की पेमेंट की है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उनकी आपको पर्सन बाय पर्सन पैन वाइज यहां पे डिटेल देनी पड़ेगी। सो आपको बताना पड़ेगा कौन से पर्सन को आपने पैसे दिए, उसका पैन नंबर क्या था, कितनी एप्लीकेशन थी, इलेक्ट्रॉनिक मोड में दिया कितना दिया, नॉन इलेक्ट्रॉनिक मोड में कितना दिया, टीडीएस आपने काटा या नहीं काटा। सो जितनी भी पेमेंट आपने डिफरेंट सोर्सेज में से की है, फॉर्म 10 वाले एक्यूमुलेटेड पैसे में से, 9A वाले एक्यूमुलेटेड पैसे में से, कॉर्पस में से, लोन्स एंड बोरोइंग्स में से, उसकी आपको पर्सन वाइज डिटेल यहां पे देनी पड़ेगी। क्लोज 39, अभी हमने क्लोज 20 में बात की थी कि सेक्शन 13 सब सेक्शन 10 को हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे क्लोज 39 में। आप देखिए 39 का जो सब क्लोज 1 है दिस इज सेम एज क्लोज 20 ऑफ फॉर्म 10B। बोला गया वेदर प्रोविजंस ऑफ 22nd प्रोविजन टू 1023C और सेक्शन 1310 आर एप्लीकेबल। आप देखेंगे सेम चीज हमें क्लोज 20 में भी देनी थी। सो 20 को गवर्नमेंट डिलीट करके 39 में भी ये चीज कर सकती थी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पुअर ड्राफ्टिंग ऑफ फॉर्म 10B। सो फॉर्म 10B के सब क्लोज 1 में 39 सब क्लोज 1 में हमें बताना है कि क्या सेक्शन 1310 यहां पे एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 1310 तब एप्लीकेबल होता है, उसके कंसिक्वेंसेस की बात भी करेंगे। सेक्शन 1310 तब एप्लीकेबल होता है जब आप अपनी ITR फाइल नहीं करते, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते, अपनी ऑडिट नहीं करवाते,
10B और 10BB में, या फिर आप सेक्शन 2 क्लोज 15 मींस जो एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी से रिलेटेड हमने 20% वाली डिस्कशन की थी, अगर आपका बिजनेस इंसिडेंटल टू ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर टोटल रिसीट के 20% से ज्यादा तो आपकी बिजनेस रिसीट है एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में, सो उन केसेस के अंदर सेक्शन 1310 अप्लाई हो जाता है। और सेक्शन 1310 हमें बोलता है कि अगर 215 का प्रोवाइजो या आपने ऑडिट नहीं करवाई, आईटीआर फाइल नहीं की या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं की, ऐसे केसेस में आपके इनकम को नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से कंप्यूट किया जाएगा। मींस आपको कुछ एक्सपेंसेस जैसे कि कैपिटल एक्सपेंस आप कंप्लीटली एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लेते हैं, आपको ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस मिलेंगे। कॉर्पस से लगाए गए पैसे की आपको कोई अलाउंस नहीं मिलेगी, वो पैसा आपका एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। लोन्स में से लगाए पैसे को भी एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। आपने कुछ पैसे पे टीडीएस डिडक्ट करना था, नहीं किया, उसे भी आपकी एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। 10,000 से ज्यादा का आपने कैश दे दिया, उसे भी आपका एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा। सो हमें 1310 के हिसाब से कंप्यूटेशन ऑफ इनकम करके अपने फॉर्म 10B में भी देनी है। सो सब क्लोज 3 की अगर हम बात करें तो हमें बताना पड़ेगा इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इंडिया फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑडिट। सो आपको एक्सपेंडिचर ओनली उतना मिलेगा जितना आपने अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया है। ये सब एक्सपेंसेस आपको डिसअलाउ हो जाएंगे। सो ओपनिंग कॉर्पस में से आपने जितना भी पैसा लगाया आपको डिसअलाउड है। लोन्स में से आपने जितना पैसा लगाया डिसअलाउड है। जिस एसेट को आप पहले से क्लेम कर चुके हैं उसकी डेप्रिसिएशन भी अब आपको नहीं मिलेगी। नई कैपिटल एसेट तो एप्लीकेशन में नहीं मिलेगी, साथ साथ कोई पहले आप कैपिटल एसेट की कॉस्ट ले चुके हैं उस केस में आपको उसकी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन, अगर आप किसी और पर्सन को डोनेशन देते हैं वो भी आपको अलाउ नहीं होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। 40A IA में टीडीएस नहीं काटा, वो भी अलाउ नहीं होगा। 10,000 से ज्यादा का टू अ पर्सन इन अ डे अगर आपने दिया है वो भी आपको अलाउ नहीं होगा। तो जितनी भी डिसअलाउंस है उसको हटा के बाकी जितनी भी इनकम है वो 1310 में टैक्सेबल कर दी जाएगी। इसमें आपको कोई भी अलग से 11 और 12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मींस अगर आपने अपनी आईटीआर फाइल ना की, इवन आपने ड्यू डेट पे फाइल नहीं की तो बिलेटेड तक फाइल कर दो। आपने फॉर्म 10B 10BB फाइल नहीं किया, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रूल 17AA के हिसाब से मेंटेन नहीं किया, या आपने 20% से ज्यादा का तो बिजनेस का काम ही कर रखा है जीपीयू के केस में, सो उन सब केसेस में 1310 अप्लाई हो जाएगा और इनकम कंप्यूट करके हमें फॉर्म 10B में शो करनी पड़ेगी। उसके बाद क्लोज 40 में आपको बताना है एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेस। सेक्शन 80G ओनली उन्हीं केसेस के अंदर मिलता है जहां पे आप चैरिटेबल एक्टिविटीज करते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन के बेनिफिट के लिए लगे हुए हैं तो आपको सेक्शन 80G का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। सेक्शन 80G हमें साथ साथ ये बात भी बताता है कि अगर आप रिलीजियस एक्टिविटीज 5% ही करते हैं, मींस आपकी टोटल एप्लीकेशन का सिर्फ 5% एप्लीकेशन से रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए होती हैं, सो उस केस में हम आपको 80G का रजिस्ट्रेशन दे देंगे। सो गवर्नमेंट ने उसी 5% की कंडीशन को चेक करने के लिए यहां पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप चेक करके बताइए कि वो ट्रस्ट कितनी रिलीजियस है और कितनी चैरिटेबल है। सो इन दिस केस, इन केस ऑडिटी इज अप्रूव्ड इन सेक्शन 80G5, प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स। सबसे पहले वेदर एनी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विच इज ऑफ रिलीजियस नेचर। सो कितना अमाउंट आपने रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए लगाया है, ऑडिटी की टोटल इनकम कितनी है, और परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर इन द नेचर ऑफ रिलीजियस पर्पस टू द टोटल इनकम। सो अगर ये 5% तक है तो परमिटेड है, अगर 5% से ज्यादा होगी, अगर यहाँ पे आपने 7%, 8%, 10% एप्लीकेशन रिलीजियस के लिए की है, द मोमेंट यू विल शो दैट 10%, 12%, 15% आपके 80G के रजिस्ट्रेशन का, रिजेक्शन का, कैंसलेशन का आपके पास नोटिस आ जाएगा और आपको 80G नहीं दिया जाएगा। सो आपने यहां पे रिपोर्ट करते हुए गलती से भी अगर कोई अमाउंट गलत दिखा दिया और 5% की जगह 10 या 15% दिखा दिया, सो उस केस में आपके पास नोटिस आ जाएगा कि आपका 80G कैंसिल क्यों ना किया जाए, क्योंकि आपने रिलीजियस पर्पस के लिए 5% से ज्यादा पैसा लगाया है।
क्लोज 45 हमें बताता है एक सेक्शन के बारे में जो 11.7 है, जिसमें बोला गया है कि जो भी ट्रस्ट सेक्शन 11.12 या 10.23C की रिजीम में एग्जेम्पशंस क्लेम करती है वो सेक्शन 10 की बाकी डिडक्शंस को नहीं ले सकती है। सो वही चीज हमें यहाँ बतानी है कि सेक्शन 10 में दी गई बाकी डिडक्शंस नहीं लिया उस ट्रस्ट ने अगर 11-12 में उसने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो, क्योंकि कोई भी अदर डिडक्शन अलाउ नहीं होती। 46, 47, 48 इज फॉर 269 SS मींस कि कोई भी लोन 20,000 से ज्यादा का अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के नहीं लिया गया। 269 ST हमें बताता है कि कोई भी रिसीट सिंगल ट्रांजैक्शन या इवेंट से रिलेटेड 2 लाख से ज्यादा की सिंगल पर्सन से एक साल में कैश में नहीं ली गई है ज्यादा। और 269T इज फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन्स और बोरोइंग्स 20,000 से ज्यादा के अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के अलावा नहीं किए गए हैं। सो तीनों क्लोजेस जैसे आप टैक्स ऑडिट के अंदर रिपोर्ट करते हैं वैसे ही आपको यहां रिपोर्ट करने हैं। सो 46 इज फॉर 269 SS, 47 is for 269 ST, 48 is for 269 T मींस की रीपेमेंट। ये सब 18 क्लोजेस इन एडिशन टू 32 क्लोजेस ऑफ 10BB है। सो आपको अगर कंप्लीट 10B को अंडरस्टैंड करना है तो पहले आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके बाद आप पार्ट 4 पे आके बाकी बचे हुए क्लोजेस जो एडिशनल क्लोजेस हैं फॉर्म 10B में उससे रिलेटेड डिस्कशन को यहां देख सकते हैं। एडिशनल शेड्यूल्स भी फॉर्म 10B में हमें देने पड़ते हैं। एक कॉर्पस का शेड्यूल देना है हमें, क्योंकि यहां पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन जब भी होती है तो फॉर्म 10BB तो जाता नहीं है, 10 भी जाता है, इसलिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड शेड्यूल भी यहां पे आपको एडिशनली देना पड़ता है। मींस जो शेड्यूल 10BB में थे वो तो हैं ही सही, ये शेड्यूल्स एडिशनल शेड्यूल्स हैं। लोन्स एंड बोरोइंग्स का एक शेड्यूल है, शेड्यूल ऑफ एप्लीकेशंस आउटसाइड इंडिया, ये भी सिर्फ 10B के अंदर एप्लीकेबल होता है, 10BB में एप्लीकेबल भी नहीं होता है। शेड्यूल ऑफ डीम्ड एप्लीकेशंस, सो फॉर्म 9A में कितनी आपने डीम्ड एप्लीकेशंस की हुई हैं और साथ साथ कितना पैसा पिछले 5 असेसमेंट ईयर में आपने टैक्सेबल किया है। जो पैसा आपने एक्यूमुलेट तो किया लेकिन एक्चुअल पर्पस के लिए अप्लाई नहीं किया। शेड्यूल ऑफ डीम्ड एक्यूमुलेशन फॉर्म 10, इसमें आपको डीम्ड एक्यूमुलेशन फॉर्म 10 की बतानी पड़ेगी, साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में कितना पैसा टैक्सेबल हुआ जो फॉर्म 10 में आपने 5 साल के लिए एक्यूमुलेट तो किया लेकिन उसको स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज नहीं किया। शेड्यूल ऑफ इनकम्स डाइवर्टेड फॉर स्पेसिफाइड पर्संस बेनिफिट, सो जितनी भी इनकम स्पेसिफाइड पर्सन जो सेक्शन 13(3) में बताए गए हैं उनके बेनिफिट के लिए अगर कोई भी इनकम लगाई गई है सो उससे रिलेटेड कई सारे शेड्यूल दिए गए हैं। अगर कोई पैसा कम इंटरेस्ट पे लैंड किया गया है, कम रेंट पे कोई प्रॉपर्टी दी गई है, सैलरी ज़्यादा दी जा रही है रीजनेबल से, कोई प्रॉपर्टी ली गई है ज़्यादा रेंट पे या फिर परचेज की गई है ज़्यादा कॉस्ट पे, सो वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ेंगी। किसी अदर लॉ की वायलेशन की है तो उसका भी अलग से शेड्यूल है, और जैसा शेड्यूल आप टैक्स ऑडिट के अंदर 269 SS, ST और T का देखते हैं वही सेम शेड्यूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर्म 10B की यूटिलिटी 23 अगस्त को दे चुका है, लेकिन फॉर्म 10BB की यूटिलिटी आज तक हमारे पास अवेलेबल नहीं हुई है। टाइम पड़ा है सिर्फ 1 महीने का, और आपने प्रीवियसली ये देखा होगा इवन डिपार्टमेंट डिले करता है किसी फॉर्म को देने में तो भी एक्सपेक्ट करता है कि प्रोफेशनल्स और असेसिस अपनी फाइलिंग टाइम पे करें। सो हमें रेडी रहना पड़ेगा, इवन इफ डिपार्टमेंट इज इनकम्पिटेंट इन गिविंग द यूटिलिटीज तो भी हमें रेडी रहना पड़ेगा, अपनी वर्किंग्स को टाइमली बेसिस पे बना लेना है। 1 अप्रैल 23 के बाद ये दोनों फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं, सो हम अपनी वर्किंग्स को कंप्लीट कर लेंगे। अगर 10BB की बात करें तो 32 क्लोजेस की कंप्लीट वर्किंग हमारे पास होनी चाहिए, 10B की बात करें तो 49 क्लोजेस की कंप्लीट वर्किंग हमारे पास होनी चाहिए। सो हम अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लेंगे। जिस मोमेंट पे हमारे पास 10BB की यूटिलिटी आएगी वैसे ही हम 10BB की यूटिलिटी को लेके और उसमें सेम 32 क्लोजेस की वर्किंग को फाइल कर देंगे। सो यहां पे हमारी टैक्स ऑडिट सीरीज ऑफ ट्रस्ट की 4 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं और 10BB और B की डिस्कशन भी यहां पे कंप्लीट होती हैं। होप दोस्तों आपको ये वीडियो और कंप्लीट सीरीज ऑफ ट्रस्ट अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो और सीरीज ऑफ ट्रस्ट अच्छी लगी सो उस केस में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, RJR प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।